नमस्कार। मैं हरिवल्लभ एच.यू. भट्ट लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए एक बहुत ही प्राउड डे है एज ए पेरेंट, एज ए फादर, क्योंकि अभी जस्ट बुद्ध पूर्णिमा के दिन मेरे पुत्र, माय सन अभिषेक भट्ट की एक नॉवेल हार्पर कॉलिंस के पब्लिकेशन के तहत रिलीज हुई है। ये उपन्यास एक काल्पनिक उपन्यास है, लेकिन उसमें जो चित्रण किया गया है वो कई अनुभवों के आधार पर उसमें चित्रण है। कहीं रियल स्टोरी है, कहीं इंस्पायर्ड बाय रियल स्टोरी है, और ये एक बहुत अच्छा साहित्यिक पीस उसने लिखा है कि लोग जो इस किताब को पढ़ेंगे वो डेफिनेटली उसको एंजॉय करेंगे। और इसके प्री पब्लिकेशन के तौर पे मैंने कुछ लोगों को इसकी रिक्वेस्ट भी की थी, और काफ़ी लोगों ने इस किताब को खरीदा है, और अब इसका ऑफिशियल लॉन्चिंग हो चुका है। मैं आशा करता हूं कि जो लोग पढ़ने के शौकीन हैं, जिन लोगों को किताबों में रस है और जो साहित्य से प्रेम रखते हैं, वो इस किताब को ज़रूर अपने पास रखेंगे। ये कुछ ऑलमोस्ट 277 पेजेस का एक नॉवेल है। हार्पर कॉलिंस का पब्लिकेशन किया हुआ है। अमेज़ॉन प्राइम के ऊपर ये इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है, और इस पुस्तक का नाम है द प्रिंस एंड द नाइटिंगेल। ये कहानी जो है वो एक ऐसे पीरियड की है कि जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली और 565 रियासतों ने जब अपने आप को इंडिया के अंदर संलग्न किया, तब कहीं जाके भारत का ये नक्शा जो आज हम देख रहे हैं वो हमें मिला। उस पीरियड के दरमियान लोगों, जो राजा महाराजा थे, उनके 700 700 800 800 सालों के राज थे। उन्होंने सहर्ष उसको इंडियन टेरिटरी के अंदर शामिल कर दिया, और उसके बाद राजा महाराजाओं ने किस तरह अपने जीवन को एक साधारण व्यक्ति के तौर पर, अपनी पैशन के तौर पे रीबिल्ड किया। उसमें से कुछ इंसिडेंसेस हैं जो इस किताब में उनका जिक्र है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अगर इस किताब को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इसको आप एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आज की हम चर्चा शुरू करते हैं। आज मैंने आपके लिए एक विषय चुना है, और उस विषय का नाम है जस्ट मूव ऑन। चलते रहिए, मूव होते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो इसकी चर्चा एज यूजुअल जो हम करते हैं, उसमें सबसे पहले मैं आपको इसकी एक स्टोरी जो है वो इससे रिलेटेड एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कि एक बार क्या हुआ कि एक गांव था। उस गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसके माँ बाप नहीं थे। माँ बाप का देहांत बचपन से ही हो गया था। परिवार में और कोई था नहीं, और वो अपना जीवन का गुजारा जो है वो फिशिंग या मछली पकड़ के और मछलियों को बेच करके करता था। आप जानते हैं, मछली पकड़ने वाले जाल बिछा के और घंटे तक वहाँ बैठे रहते हैं। लोग वहाँ जाते आते रहते हैं। तो वो हमेशा देखता था कि जिस नदी के किनारे वो फिशिंग करता था, वहाँ से ब्रिज के ऊपर से गांव के मुखिया अक्सर गुजरते थे, और गांव के मुखिया एक मस्त घोड़े के ऊपर सवार होकर जाते थे। बड़े अच्छे श्वेत वस्त्र उनके पहने हुए होते थे, और उनकी पर्सनालिटी से ये बंदा काफ़ी अट्रैक्ट रहता था, और सोचता रहता था
कि काश मेरे जीवन में इतना नहीं तो कुछ इतने जितना मेरे को कभी मिल पाएगा, क्या ये संभव है? और इस तरह उसके दिन निकलते गए और उसकी उम्मीदें उस हिसाब से उसके दिलो दिमाग में बसती रही। एक दिन अचानक रात को जब वो अपने घर के बाहर खाट पे सोया हुआ था और नींद में था, तब नींद में उसको एक गॉडेस, एक देवी प्रकट हुई और उनको कहने लगी कि तुम जिन सपनों को देख रहे हो, अब ये वक्त आ गया है उन सपनों को पूरा करने का। तो कल सुबह तुम उठो, सूर्योदय के पहले अपने घर से उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करो और रास्ते में जो सबसे पहले आपको चीज दिखे उसको अपने पास ले लो, एंड मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं तुमको। इतना कह के वो देवी स्वप्न में से ओझल हो गई। बंदा सारी रात सोया और सोने के बाद भोर के टाइम पे सूर्योदय से पहले वो उठा, अपने कपड़े अपड़े संभाले, जूते वूते पहने और उत्तर दिशा की ओर उसने चलना शुरू कर दिया। नदी पार की, खेत पार किए, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। थोड़ी देर के बाद सूर्योदय हुआ। सूर्योदय होने के साथ ही उसने देखा कि रास्ते पर एक रस्सी पड़ी है। तो उसने कहा कि बस क्या ये रस्सी के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ? तो क्या ये देवी ने मुझे रस्सी दे करके छुटकारा कर लिया? पर अब क्योंकि देवी का आदेश था तो उसने वो रस्सी अपने पास रख ली और उस रस्सी से खेलता खेलता और आगे उत्तर दिशा में बढ़ा। जब वो बढ़ रहा था तो रास्ते में एक बैलगाड़ी में एक कपल, हस्बैंड वाइफ और उनका एक छोटा सा बच्चा जा रहे थे और उनके पीछे पीछे ये चलता रहा। लेकिन अचानक क्या हुआ कि उसके कंधे पर एक पक्षी आकर के बैठा और जब पक्षी आके बैठा तो उस पक्षी को उसने उड़ाया। पक्षी उड़ के वापस उसके कंधे पे जाके बैठा, उसको वापस उड़ाया, लेकिन वो पक्षी था कि मानता ही नहीं था, वो उसके कंधे पे बैठा ही रहा। तो उसने शरारत से उस पक्षी के पांव उस रस्सी से जो उसको मिली थी उससे बांध दिए और पक्षी उड़ता रहा, वो खींचता रहा, वो उड़ता रहा, वो खींचता रहा। ये देख के जो बैलगाड़ी में जो कपल बैठा था और जिनका बच्चा बैठा था, उस बच्चे को वो खेल बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा मेरे को ये खिलौना चाहिए। तो उन जो बैलगाड़ी में जो मदर फादर बैठे थे उन्होंने इस आदमी को रिक्वेस्ट किया कि क्या तुम ये पक्षी के साथ रस्सी हमको दे सकते हो? मैं आपको इसके एवज में 2 मौसम ये क्या बोलते हैं उसको, ऑरेंज देता हूँ। तो उसने 2-3 ऑरेंज उसको दे दी। तो उसने कहा ले लो। तो उसने वो पक्षी और रस्सी उस बच्चे को थमा दी और 3 ऑरेंज लेकर के आगे निकल गया। ऑरेंज जब लेकर के निकल रहा था, उसके हाथ में थे, थोड़ी दूर चला तो उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे 2 आदमी बैठे हुए हैं और एक औरत सोई हुई है। तो उसको लगा कि क्या है, कुछ तो चक्कर है। तो उसने जाके पूछा कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? उसने कहा एक्चुअली हम लोग बहुत चलते चलते थक गए हैं और ये मेरी पत्नी है और ये मेरा बेटा है। अब मेरी पत्नी की ताकत ही नहीं है चल पाने की, तो अब क्या करें, यहाँ तो अब कुछ दिख नहीं रहा है। तो उसने कहा एक काम करिए, ये जो संतरा मेरे पास है वो आप ले लीजिए, उसका रस उनको पिला दीजिए। तो वो जो 3 संतरे थे वो संतरे उसको दे दिए। संतरे दिए तो उन्होंने उसका रस निकाला, ग्लास में रस भरा और वो लेडी को पिला दिया। तो लेडी को तो ताकत आ गई, तो वो तो खड़ी हो गई कि अब मैं ठीक हूँ। तो जो वो व्यक्ति वहाँ पे था उसने कहा कि भाई देखो, मेरे पास और कुछ देने के लिए नहीं है, मैं तो आपको ये जो हम तो एक्चुअली कपड़ों के व्यापारी हैं, अभी तक तो हमारी बिक्री शुरू नहीं हुई है, पर एक काम करो कि तुमने जो ये हमको हमारी मदद की उसके एवज में आप जो है वो ये 2 कपड़ों के ताके, मतलब ताके जिसको बोलते हैं जिसमें लपेट करके और माप करके काट करके कपड़ा बेचा जाता है, वो ताके उसको दे दिए। तो वो 2 कपड़ों के ताके लेकर के और आगे बढ़ा। जब वो आगे बढ़ा तो एक थोड़ी सी पहाड़ी आई और पहाड़ी से एक आदमी जो है वो एक घोड़े पे बैठा हुआ था
और दूसरा घोड़ा उसके हाथ में बांधा हुआ था। हाथ में रस्सी उसकी लगाम लेकर के उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, और अचानक घोड़ा जो था वो फिसल करके नीचे गिर गया। अब वो घोड़ा बेचारा परेशान, तो वो ही वॉज नॉट एबल टू गेट अप, खड़ा नहीं हो पा रहा था। इस बीच ये सज्जन वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा भाई क्या हुआ? तो बोले यार मेरा ये घोड़ा जिसके ऊपर मैं बैठा था वो उसके पाँव फिसल गए हैं और इसका पाँव शायद टूट गया है। अब मेरे को जल्दी है, कहीं बहुत ज़रूरी काम से मैं निकला था, अब मैं इसको लेकर के जा नहीं सकता। तो उसने कहा आप ये क्या है आपके हाथ में? उसने कहा मेरे पास तो कपड़ा है। तो बोले तुम ऐसा करो कि मुझे ये कपड़ा दे दो, मैं इस घोड़े के पाँव के ऊपर बांध देता हूँ और उसको यहाँ रख देता हूँ, और जो है वो थोड़ी देर आप इसकी राह देखना, अगर घोड़ा ठीक हो जाता है तो ये घोड़ा तुम ले जाना। तो उसने वो कपड़े का ताका उसको दिया, कपड़ा उसका लपेटा और घोड़े के पाँव पे, और वो अपना एक घोड़ा जो उसके पास था वो लेके चला गया। पर भगवान की मेहरबानी देखो कि कपड़ा जैसे ही बांधा तो वो घोड़ा जो था वो थोड़ा सा लगड़ा करके और उठने लगा। तो वो घोड़े को ले करके और आगे चलने लगा, मतलब रिटर्न होने लगा, क्योंकि तब तक तो शाम हो गई थी। तो वो घोड़ा लेके आया तो करीब 100-200 कदम चलने के बाद घोड़ा तो एकदम ठीक हो गया। और ठीक हो गया तो वो घोड़ा लेकर के वो गांव में आ गया। और गांव में जैसे ही वो घोड़ा लेके आया तो एक बूढ़ा कपल, हस्बैंड एंड वाइफ, कहे कि अरे तुम्हारे पास घोड़ा है, तुम ऐसा करो कि हम लोग बहुत दिनों से राह देख रहे हैं, हमें यात्रा पे जाना है, तो आप ये घोड़ा हमको दे दीजिए, हम यात्रा कर लेते हैं, इसके एवज में मैं आपको ये खेत और ये मकान जो है वो दे देता हूँ। जब मैं वापस आऊँगा तब जो आपके पास होगा तो आप देख लेना, कुछ जो भी हो, पर ये घोड़ा आप मेरे को दे दीजिए। तो उसको घोड़ा दे दिया, उसके एवज में उसको ज़मीन दे दी, उसकी जायदाद दे दी। शाम हो गई, रात हो गई, बंदे ने सोचा कि आज का दिन इतना पूरा इवेंटफुल रहा और मैं एक मामूली इंसान से एक रस्सी के टुकड़े से और जायदाद कमा के बैठा हूँ, तो अब मेरे तो दिन वाकई खुल गए। अब मैं इतना कमाऊंगा इस ज़मीन से कि मैं भी घोड़े अपने खरीदूंगा। और करीब करीब ऐसा ही हुआ कि उसके भी दिन बदले, उसको भी चीज़ें मिली, एंड ही बिकेम ए बिग मैन। तो कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन हमारा मैसेज अधूरा है। तो मैं आपको इस कहानी के बेसिस के ऊपर जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। हम अगर कंफर्ट जोन में ही बैठे रहेंगे, अगर मेरा घर, मेरी मछली, मेरा तालाब, अगर उसी में ये बंदा बैठा रहा होता तो शायद सारी जिंदगी वो मच्छी पकड़ पकड़ के बेचता रहा होता। ये गॉडेस ही थी, ये भगवान का आदेश था, ये माता जी का आशीर्वाद था कि उसको ये चेतना मिली कि उसको अपनी क्रीज से बाहर निकलना है। मैं अक्सर यूज़ करता हूँ कि आपको अगर कुछ बड़ा अचीव करना है तो बैटिंग आपको, अगर आपको सिक्सर मारना है तो आपको क्रीज से बाहर निकल करके बैटिंग करनी ही होगी। अगर आप 4 बाउंड्री मारना चाहते हैं तो भी आपको बल्ले के जोर पे आगे निकलना ही पड़ेगा। आप आराम और कंफर्टेबल जोन में सिर्फ 1 या 2 रन ही बना पाएंगे। इसलिए अपने आप को तैयार करो कि आप अपनी क्रीज में से बाहर निकलो। तो पहले तो ये पहला मैसेज ये है कि हम हमारी क्रीज से बाहर निकल करके और कुछ कर गुजरने की तमन्ना रख करके और हम आगे बढ़ें। दूसरा है कि जो अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं उसके ऊपर चूज करने का ऑप्शन मत रखिए। अरे ये आया तो ये तो मैं नहीं लूंगा, ये जाने दो, ये आया ये जाने दो, ये नहीं। जो आपके हाथ में आ रहा है उसको ग्रहण करो और वहां से फिर अपनी अगली यात्रा को शुरू करो। इस इंतजार में मत बैठो कि कुछ अचानक से कोई बड़ी चीज आपके हाथ लगने वाली है और आपका रातों रात जीवन बदलने वाला है। नहीं, ये धीरे धीरे ही बदलेगा, आसानी से नहीं। आसानी से आएगा लेकिन आराम से नहीं आएगा। आपको इम्पेशेंट होना ही पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और एक बात हमको ये सोचनी चाहिए कि हमको हमारे अंदर सर्विसिंग कर एक नेचर होना चाहिए। मैंने कई दाखले ऐसे देखे हैं कि लोगों की भावनाएं इतनी साफ होती हैं
कि वो सब कुछ देना चाहते हैं, किसी न किसी हालत में मदद करना चाहते हैं। ये मदद करने की और देने की जो टेंडेंसी है वो आपको ज़िंदगी में ज़रूर एक दिन बड़ा इंसान बनाएगी। इसलिए हमेशा सेवा की भावना, देने की भावना अपने अंदर पाल के रखिए। और दूसरा यह है कि डू नॉट वेट फॉर अ बिग जंप। बहुत बड़ी छलांग की राह में आप बैठे मत रहिए। छोटी छोटी छलांगों से ही हम आगे बढ़ते हैं। हमें थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ने की टेंडेंसी रखनी चाहिए। हमें बड़े जंप के इंतजार में छोटे छोटे जंप को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जो इस स्टोरी से मुझे जो और संदेश मिल रहा है वो तो ये है कि यू शुड हैव फेथ एंड यू शुड हैव पेशेंस। आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, आपके पास सब्र होना चाहिए। चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपके पास सब्र का होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा भी वक्त आएगा, है ना। कि एक जगह ट्रक के पीछे लिखा हुआ था कि दूसरों को देख जलमत प्यारे, खुदा तुझे भी देगा वक्त आने पर। तो हम ये भी देखें कि वो वक्त आए और खुदा हमको जो देता है उसे हम स्वीकार करें। और हम जब इस कहानी के विशेष पे यार बातचीत को अगर कंक्लूड करें तो सबसे पहले ये मैं कहूँगा कि रोम वॉज नॉट बिल्ट अप इन ए डे। रोम जो था वो कोई एक दिन में नहीं बना था। सदियां गुजरती हैं किसी शहर को बसाने में और किसी शहर को बसने में और किसी शहर को नाम कमाने में। इसके अंदर लोग जुड़ते हैं, संस्थाएं जुड़ती हैं, प्रकृति जुड़ती है, भगवान का आशीर्वाद जुड़ता है। ये सब चीज़ें जब मिलती हैं तब कहीं जाके किसी गांव, किसी देश और किसी स्टेट का निर्माण होता है। तो हमें धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाहिए। हमें किसी बड़े दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए। हम जिस दिन पे बैठे हैं वहीं से शुरू होगा। हम कहते हैं ना कि जो पहला कदम लगाया तो वही उसी ने यात्रा का प्रयाण किया। जब हम पहला कदम ही नहीं आगे बढ़ाएंगे तो बड़ी यात्रा हम कहाँ से प्राप्त कर सकेंगे। और दूसरा क्या है कि यू मस्ट हैव समथिंग टू गिव। आपके पास कुछ देने की चीज होनी चाहिए, भले छोटी चीज हो, लेकिन अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो देने के लिए कुछ होना चाहिए। तो देने के लिए कब होगा? जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप उसको एक्वायर करेंगे। छोटी छोटी चीजें एक्वायर कीजिए ताकि बड़ी बड़ी चीजें आप उसके एवज में ले सकें। मैं एक बार और कहता हूं कि छोटी छोटी चीजें देने के लिए रखिए ताकि बड़ी चीज लेने के लिए आपके हाथ आगे बढ़ सके। देन जैसे मैंने आपको कहा कि सर्विस इज अमर। एक जो मैंने पिछले एपिसोड में भी मैंने आपको कहा था कि रामचंद्र जी जब वनवास के लिए गए थे तो हाथ में टिफिन बांध के नहीं गए थे। रामचंद्र जी एक साधु के वस्त्र में कमंडल हाथ में लेकर के गए थे। यहाँ तक कि उनकी पावड़ियां भी पंचवटी में जाकर के और भरत को सौंपनी पड़ी। कुछ नहीं था उनके पास। जब वो लौटे तो पूरी की पूरी लंका विजय करके लौटे थे। इसलिए चलना जरूरी है, निकलना जरूरी है, लेना एक्वायर करना जरूरी है, देना जरूरी है। और हम यही सबक सीखें कि हम कोई टिफिन बांध के और कंफर्ट जोन में बाहर निकलने की कल्पनाएं करेंगे तो हम शायद ऑफिस जाकर के ही वापस आ जाएंगे। तो अगर आगे बढ़ना है तो अपने आप में एक शक्तिशाली व्यक्तित्व को लेकर के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। सो लास्ट में आपको मैं यही कहता हूं कि डिफीट फॉर द डे इज नॉट डिफीट फॉर द लाइफ। कल फिर सुबह होगी, कल फिर अपॉर्चुनिटीज आएंगी और हम इस तरह आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज की असफलताओं से घबराइए मत, कल की सफलताओं की तैयारी कर लीजिए। अ बिग डे इज वेटिंग फॉर यू। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। अपना और अपने परिवार का, अपने साथियों का, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रखिए, आगे बढ़िए। जय श्री कृष्ण।